How to prepare polity for UPSC Civil Services Examination 2026. Ladies and gentlemen, greetings of the day. My name is Dhruv Jain. I am a faculty for polity, governance, and social justice at Understand UPSC. I have also been fortunately b- uh, been able to clear prelims 4 out of 4 उसकी GS कट ऑफ. Whenever I wrote the exam, I've given 4 attempts. चारों में मेरी GS कट ऑफ से ऊपर मार्क्स थे. Couple of times I was able to even clear the forest cutoffs. उसका one of the most important attributes I would have to give is to this subject named polity, constitution, governance, right? Uh, I will today primarily be focusing on how to prepare for prelims given the X number of days that are away, not even मतलब जस्ट अप्रॉक्सीमेटली 3 months अवे फ्रॉम प्रिलिम्स. हमको पॉलिटिकली क्या क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इज समथिंग दैट विल बी कवरिंग अप टुडे. लेट्स स्ट्रेट डाइव इनटू द प्रेजेंटेशन. सबसे पहले वेटेज ऑफ पॉलिटी की बात करी गई है. आई मतलब किसी भी एक वेल सीजनड एक वेल रेड एस्पिरेंट का, या फिर इवन इफ यूर एन एस्पिरेंट वाज जस्ट स्टार्टेड बट यू हैव एन आइडिया अबाउट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, वी कैन नॉट एम्फोसाइज मच ऑन द एम्फोसिस दैट द सब्जेक्ट कॉल्ड पॉलिटी कैरीज अप्रॉक्सीमेटली एवरी ईयर. मतलब आपको 11 से 17 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. आई थिंक दिस इज व्हाट वी हैव नैरोड डाउन टू एज वन ऑफ द की टेकअवेज फ्रॉम द वेटेज ऑफ पॉलिटी. बट एक ऑन एन एवरेज मैं 15 क्वेश्चन तो मानकर ही चलता हूँ. 15 क्वेश्चन टू द लीस्ट इज व्हाट यू विल सी. इवन इन 2025 यू सॉ अराउंड 15 क्वेश्चन, राइट? 15 क्वेश्चन का डायरेक्ट मतलब क्या हो गया? 30 मार्क्स, राइट? ईच क्वेश्चन कैरीज 2 marks, 30 marks. So you are basically targeting 30 marks in polity alone. मैं वापस आऊँगा कि क्यों ये 30 मार्क्स आर प्रॉब्ली मोर इंपॉर्टेंट देन हिस्ट्री, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ. तो ये जो 30 मार्क हैं, आपको पता होगा दैट योर एग्जाम इज ऑफ अराउंड 200 मार्क्स. द एवरेज कट ऑफ रेंजेस फ्रॉम अराउंड 85 to 95, मतलब 85 ऑन दी अपर साइड ऑल्सो. तो बेसिकली मतलब मैं ऑन एन एवरेज अगर मानूँ तो 80 से 90 मान लेता हूँ. 80 to 90 is what the average cutoff is for the last 2-3 years, and you're scoring out of 200, out of which I'm talking about 30 directly from being from polity. So more than 33% is what you're looking at as far as weightage of polity alone is concerned. So 1/3 of the paper or 1/3 of the cutoff is what you're looking at when you talk about the subject. अब क्या ये जो 15 क्वेश्चन आएंगे, जो 30 मार्क्स कैरी करेंगे, ये 30 मार्क्स रियलिस्टिक हैं, डुएबल है? ऐसा तो हिस्ट्री में भी होता है कि 15 के आसपास क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स का होगा. क्या ये हिस्ट्री और क्या ये 30 मार्क पॉलिटी के इक्विवेलेंट है? नहीं लेडीज एंड जेंटलमैन. व्हाई? बिकॉज पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट कैरीज मच 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 मोर स्कोप फॉर यू टू बी एक्यूरेट, फॉर यू टू स्कोर एटलीस्ट 25 to 26 मार्क्स अलोन आउट ऑफ दीज 30 मार्क्स. अगर आप एक वेल रेड एस्पिरेंट हो, 1-2 क्वेश्चन के अलावा अगर पॉलिटिकल थ्योरी पे कोई आ जाए और आपने बहुत अच्छे से मतलब, आई विल इन दिस सेशन भी गिविंग यू क्लैरिटी कि आपको कैसे 30 में से 30 लाने हैं. पर क्या वो हिस्ट्री में आप रेप्लिकेट कर सकते हो बहुत ज़्यादा पढ़ के भी? नहीं. सो कमीशन खुद ही कुछ सब्जेक्ट्स को ऐसे डिफिकल्ट बनाने की तरफ मूव कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव लुक एट एनवायरमेंट, दे आर पिकिंग अप थिंग्स फ्रॉम करंट. इफ यू लुक एट करंट अफेयर्स, इफ यू लुक एट लेट्स से हिस्ट्री, तो एंशियंट, मिडीवल, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न तो स्टिल डुएबल, बट एंशियंट, मिडीवल, आर्ट एंड कल्चर से ऐसे क्वेश्चंस पिक हो रहे हैं जो एक क्या पता मतलब जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल हो वो भी नहीं कर पा रहा है. एंड दिस इज द रियलिटी. बट फॉर्चुनेटली फॉर पॉलिटी अब तक ऐसा नहीं हुआ है और ना ही होगा. क्यों? इसका एक बहुत सिंपल रीजन है क्यों ऐसा नहीं होगा. कोई बता पाएगा? द आंसर इज वेरी सिंपल. बिकॉज ऑफ योर सिलेबस. आपका पॉलिटी का सिलेबस फॉर प्रिलिम्स किसी को पता है क्या है? बहुत ज़्यादा डिफाइंड है. डज एनीवन नो व्हाट द सिलेबस फॉर पॉलिटी फॉर प्रिलिम्स इज? Just a second, let me change the pen. No? Okay, so it reads as follows: Indian polity and governance. उसके आगे 3-4 चीज़ें दे रखी हैं. एक आपको दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन. तो सबसे बेस्ट पार्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इट्स अ रिटन डिफाइंड डॉक्यूमेंट. तो इट विल नेवर गो बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन एज फार एज योर पॉलिटी इज कंसर्न. एक्सक्यूज मी, मैं आगे भी आऊँगा. अगर वो बाहर जाएगा तो किस में जाएगा? एक है पॉलिटिकल सिस्टम. अब पॉलिटिकल सिस्टम में डेमोक्रेसी, ये टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम अलॉन्ग विद योर थ्योरीज ऑफ पॉलिटी, है ना? पॉलिटिकल थ्योरीज जहाँ से आपको हर साल एक आध क्वेश्चन देखने को मिलता जा रहा है, जो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल इन नेचर है, बिल्कुल भी स्टैटिक नहीं है. वो भी कैसे प्रिपेयर करना है मैं भी आपको बताऊंगा. थर्ड, उसी सिलेबस में लिखा हुआ है पंचायती राज. अगेन दिस इज वेरी वेरी वेल डिफाइंड. इसका बस एक एक्सटेंशन आता है पैसा एक्ट में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो हम वो भी पढ़ते हैं. तो पंचायती राज 1 फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, 2 फ्रॉम पैसा एक्ट. 5th शेड्यूल से आपको एक रिपीटेड थीम मिलेगा. वो इट्स प्राइमरली बिकॉज अ की वर्ड नोन एज पंचायती राज इज इंक्लूडेड देयर. चौथा मिलता है पब्लिक पॉलिसी. 5वां मिलता है लास्ट इज राइट्स इश्यूज.
राइट. सो दिस राइट्स इशूज इज नथिंग बट इशूज ऑफ करंट. पब्लिक पॉलिसी इज नथिंग बट कि एक बार क्वेश्चन आ गया था व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी का काम क्या, एडमिनिस्टर करना है, इंप्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है या फिर फॉर्मुलेट करना है ना. सो दीज आर जस्ट द 5-6 keywords that you'll find. That is why, ladies and gentlemen, the syllabus of polity is very defined because it directly mentions constitution. और क्योंकि वो डिफाइंड है इसी चक्कर में, इसीलिए चलते हुए यू विल सी अ लॉट एंड लॉट स्कोप ऑफ बेटर एक्यूरेसी इन दिस सब्जेक्ट. सबसे पहली बात तो ये हो गई. दूसरा, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि सिलेबस इतना डिफाइंड है तो इससे बहुत सारी चीज़ें हमारी सॉर्ट होती है. जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, है ना. अगर उसने लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन, सो विल नॉट आस्क थिंग्स विच आर बियॉन्ड दिस स्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ टॉपिक विच इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत सारे लोग सिटीजनशिप में पता नहीं तरीके तरीके की अनलिमिटेड डेट्स पढ़ाएंगे, अनलिमिटेड चीज़ें पढ़ाएंगे सिटीजनशिप में, है ना. बट सिटीजनशिप क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है. विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप, व्हाट आर्टिकल्स टॉक अबाउट सिटीजनशिप, इज इट 5 to 11, इज इट पार्ट 2, प्लीज टेल मी. ओके, एनी विच वे, कमिंग बैक, तो क्या हमको वो ऐसी चीज़ें जो सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई और कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसको पावर दिया विच इज पार्लियामेंट, सिटीजनशिप एक्ट के अंदर 1955 में जो नहीं लिखी हुई, क्या वो करने की जरूरत है? क्या मेरे को अनलिमिटेड डेट्स याद करने की जरूरत है, या मैं सिर्फ वो याद करूँ जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है कट ऑफ डेट्स की, इसके बाद जब आएगा, इसके बाद जब आएगा, या मेरे को और ज़्यादा करना है, या मैं सिर्फ सिटीजनशिप एक्ट क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको पावर दे रखी है तो मैं ब्रांड जो तरीका हम जैसे सीखते हैं एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, है ना. तो एक्विजिशन के 5 तरीके हो जाते हैं, बाय बर्थ. चलो आई नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट, बट आई होप यू विल नो दिस, है ना. और ये रिमूवल के, तो बस क्या मेरे को सिर्फ इतना जानना है और थोड़ी बहुत डेट्स, या मेरे को सब कुछ डीप डाइव कर लेना है कि भाई PIO क्या होता है, OCI क्या होता है, मतलब जस्ट नो व्हाट OCI इज इफ इट्स अ वन लाइनर, बट आई नीड टू डू द कट ऑफ, आई नीड टू नो कि मल्टीपल लाइफ लॉन्ग वीजास क्या होते हैं, मतलब पूरी डिटेल में जाने की मेरे को जरूरत है क्या? नहीं. वाई? बिकॉज सिलेबस इटसेल्फ मेंशन्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट्स इशूज. तो करंट में जितना सिटीजनशिप का होगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था ये, और जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है ना. तो दिस इज वाई योर डेफिनेशन डिफाइंड syllabus of polity is in front of you, the commission has given it. That is why you'll see a lot and lot of scope of very high accuracy. अब accuracy कितनी होनी चाहिए? You should target a minimum of 80% accuracy in the real exam. ठीक है, रियल एग्जाम में 80% एक्यूरेसी टारगेट करेंगे तो जो मैंने आपको नंबर बताया था उस पर आप पहुंच जाएंगे, 24+ आपका हो जाएगा. खैर, ये भी अगर आप इसको भी हटा दो तो जो सेक्शनल्स होंगे आप उसमें बोलोगे सर उसमें तो मेरे 60 से 70% आ रहे हैं. दैट्स परफेक्टली फाइन. व्हाई? इन द प्रैक्टिस सेक्शनल्स ऑफ पॉलिटी दैट यू गिव, इफ यू आर स्कोरिंग समवेयर मोर अराउंड 60 to 70%, दैट इज परफेक्टली फाइन बिकॉज द सिलेबस देयर इज माइक्रो, इट्स टू डिटेल्ड, सो इट्स ओके. देयर आर चांसेस इट विल गो रॉन्ग. प्लस क्वेश्चन फ्रेमर्स के पास भी एक कंस्ट्रेंट होता है कि हमको उसी टॉपिक से क्वेश्चन बना रहे हैं तो वो उसकी डेप्थ में चले जाते हैं. क्या यूपीएससी इतनी डेप्थ में जा रहा है? दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू टू डिसाइड. एनीवे, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट कि जो 30 मार्क आपके हिस्ट्री के थे और जो 30 मार्क्स आपके पॉलिटी के हैं उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है. यहाँ पे आप शायद 1-2 क्वेश्चन ही पहले से जानते होगे, यहाँ पे आप 30 के मतलब 15 के 15 क्वेश्चन पहले से जानते होगे, आउट ऑफ विच इफ यूर अ सीजन्ड एस्पिरेंट यू विल डू एटलीस्ट 13 राइट. दैट बीइंग सेड, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. की टेकअवेज वही कि 11 से 17 क्वेश्चन है. 2025 में आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिले थे. सो दिस कंसिस्टेंसी विद लॉन्ग टर्म एवरेजेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर एक्यूरेसी, दैट दिस इज अ सब्जेक्ट विच विल फेच यू द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी दैट यू एवर सीन फॉर एनी सब्जेक्ट as far as prelims is concerned. ठीक है, तो this makes it very very important. Plus knowing the syllabus has defined your syllabus and your scope of study, so that's another area. चलो आगे मूव करते हैं. थीमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वैसे तो ये सबको पता होता है बट फॉर द पर्पसेस ऑफ ब्रेविटी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ. कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर इज रेटेड 5/5. दिस इज द पार्ट दैट यू विल सी एवरी ईयर क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम, एंड देन ऑफ कोर्स पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर जो इनिशियल पार्ट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीजनशिप में मैंने आपको स्कोप डिफाइन कर दिया, पार्ट 3 अपना फंडामेंटल राइट्स वगैरह, पार्ट 4 DPSPs वगैरह. यहाँ तक तो सब फंडामेंटल राइट्स, DPSPs, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जितने भी स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं. ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ. हिस्टोरिकल बैक मैं लिख भी देता हूँ. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, सिटीजनशिप हो गया, यूनियन एंड टेरिटरी हो गया, प्रियम्बल हो गया, है ना, और फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSPs. Till here it's very very important, and of course one of the most important is parliament and state legislature. तो ये दो तो हाई यील्डिंग एरियाज हैं. इसके बाद जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, फंडामेंटल राइट, DPSP, जो अगर आप इसको नीचे कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड कर लोगे दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अमेंडमेंट्स इन इंपॉर्टेंट एक्ट्स. खैर, आर्टिकल्स, एक्ट्स, ये सब तो बात की बात है. Also, which reminds me that we have come out with a very very beautiful, मतलब I have requested my team to make a beautiful document on important articles. आपको दिखाता हूँ एक बार.
just a second if I'm able to click on it. Yes, so this is a document that we have created, important articles for UPSC. This will not have more than 100 articles, I believe, मतलब 100 के आसपास ही होंगे. तो these are the list of most important articles that you would require for civil services prelims 2026 plus. मतलब we have also tried to incorporate the articles which are current in news. तो अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा एंड इफ़ यू नीड अ वीडियो ऑन इट, तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि इफ़ यू नीड अ वीडियो ऑन दिस, और इफ अगर आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट ही चाहिए तो भी बता देना. वील अपलोड इट ऑन आवर मेन चैनल. यू कैन सब्सक्राइब टू मेन चैनल फॉर दैट पर्पसेस. खैर, कमिंग बैक टू ओरिजिनल पॉइंट, तो जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, प्रियम्बल, सिटीजनशिप, यूनियन एंड टेरिटरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलॉन्ग विद पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. नॉनदलेस आपको पता होगा कि रिलेटिव एग्जाम है ना. रिलेटिव एग्जाम का मतलब ये है कि जो चीज़ें बाकियों को आ रही है मेरे को उससे अच्छा आना चाहिए. तो पॉलिटी में आपको अवगत कराना चाहूँगा इस बात से. मतलब आई वुड वांट टू गिव यू अ रियलिटी चेक हियर दैट पॉलिटी इज अ सब्जेक्ट दैट एवरीबडी इज प्रोबेबली अ मास्टर ऑफ. सो यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद एनीथिंग इन पॉलिटी, है ना, बिकॉज इट्स अ रिलेटिव एग्जाम. मैं हिस्ट्री में क्या बताता हूँ, इट्स अ रिलेटिव एग्जाम. 10 में से 8 क्वेश्चन किसी को भी नहीं आते होंगे, सो दैट्स फाइन. जो 2 क्वेश्चन सबको आते होंगे वो आपको आने चाहिए. सो नो द बेसिक टाइम लाइन्स, नो द बेसिक वेदर नॉट द राजा वॉज गुड, राजा वॉज बैड, बेसिक टाइम लाइन हो गई, ईयर्स, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया, ईयर्स नहीं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री, है ना. सो दिस वर्ड शुड बी मोर देन इनफ फॉर योर हिस्ट्री. वाई? बिकॉज रिलेटिव कॉम्पिटिशन, जो आपका कॉम्पिटिशन है उसको भी इतना आता होगा, बट पॉलिटी में आपका कॉम्पिटिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आपको उनसे बेटर रहना पड़ेगा. ठीक है. एक और इस थीमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन के आगे रिपीटेटिव थीम से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, जो है ट्रेंड एनालिसिस, है ना. अगर आप 2016 के आसपास के क्वेश्चंस देखोगे, यू विल, मतलब द ट्रेंड हैज़ क्लियरली शिफ्टेड फ्रॉम स्टैटिक टू एप्लीकेशन बेस्ड इन पॉलिटी. मैं एग्जांपल देता हूँ कैसे. 2016 के आसपास का एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A. इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है आर्टिकल 51A के अंडर. तो आप रटोगे फंडामेंटल ड्यूटीज, आप 51A आर्टिकल रटोगे और उसमें से कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है वो आप आ जाओगे. खैर, इसके भी हमने बहुत सारे तरीके अपने डिस्कस करें हैं लेक्चर्स में. मतलब सी, वाई पॉलिटी इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ रट्टाफिकेशन बट अ कॉन्सेप्ट ऑफ समझना. मैं आपको बहुत अच्छा इसमें एग्जाम्पल देता हूँ. एक कॉन्सेप्ट होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, एक कॉन्सेप्ट होता है फंडामेंटल राइट्स का. एक सेकंड में आपको समझाता हूँ. एक कॉन्सेप्ट होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, एक कॉन्सेप्ट होता है लेट्स से डीपीएसपीज़ का. अब इसमें आपको कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सी चीज़ फंडामेंटल ड्यूटी होगी और कौन सी चीज़ डीपीएसपी होगी. बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ याद करने का. एनीथिंग विच यू कैन नॉट अलोन डू, anything which you cannot alone do but requires state intervention, then that will be a DPSP. And anything that you can alone do and does not require state intervention will be a fundamental duty. तो जो एक चीज़ इंडिविजुअल कर सकता है, तो आप वर्डिंग्स भी देखना है ना, इन्वायरमेंट दोनों में आता है, फंडामेंटल ड्यूटी में भी आता है, डीपीएसपी में आता है. मेरे को कमेंट करके बताना फंडामेंटल ड्यूटी की क्या वर्डिंग है और डीपीएसपी की क्या वर्डिंग है, एंड डिड आई डू जस्टिस और नॉट. ओके. डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, क्या उसमें स्टेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या एक इंडिविजुअल खुद भी कर सकता है ना. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, एक पूरी की पूरी हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करना, तो क्या एक इंडिविजुअल अकेले कर सकता है, एक इंसान के अकेले बस का है, या उसमें स्टेट की इंटरवेंशन चाहिए होगी. राइट. सो दिस इज वाई लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस सब्जेक्ट इज नॉट रट्टाफिकेशन. अगर आपने सही तरीके से नहीं पढ़ा है तो एक सही तरीके से पढ़ेंगे, है ना, समझने की जरूरत है, तो आपके सीधे सीधा आंसर आएंगे. खैर, तो जो 2016 में क्वेश्चन आया था इससे भी हो जाता, बट फिर भी हम इसको बहुत ज़्यादा स्टैटिक मानेंगे. वाई? बिकॉज सीधा सीधा आपका आर्टिकल पूछ लिया. अब आ जाओ आप आज के क्वेश्चन पे. बहुत रिसेंटली क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ वर्सेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. वो ये नहीं पूछ रहा कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ आर्टिकल कौन से आर्टिकल में लिखा है, तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14. ये हो गई पुरानी बात. आज की बात तो ये है, टुडेज क्वेश्चंस आर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अ पार्ट ऑफ ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ. सो वी हैव नाउ मूव टू core conceptual clarity in this subject, ladies and gentlemen. That is why ये जो ट्रेंड शिफ्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. वी हैव मूव फ्रॉम स्टैटिक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, मतलब ओनली सोलली आर्टिकल्स, सोलली फैक्ट्स, टू वाई ऑफ थिंग्स. तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिंपल वाई से आंसर हो सकती है, जैसे मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से आंसर हो सकती है. एक और एग्जाम्पल लेता हूँ. आई हैव टू कीप द वीडियो शॉर्ट, बट मैं फॉर द पर्पसेज ऑफ ब्रेविटी, फॉर एग्जाम्पल मान लो मनी बिल है. नाउ मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, ये तो हमने रट लिया, बट क्यों, ऐसा क्यों है. प्रियम्बल की सबसे पहली लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया. इसी कॉन्सेप्ट को मैं 10 बार बता चुका हूँ. इसको कहते हैं ऑटोक्थनी, है ना, कि द पावर इज ड्राइव फ्रॉम द पीपल देमसेल्व्स, ऑटोक्थनी. तो द अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी इन इंडिया इज पीपल देमसेल्व्स. आपको पता है लोकसभा कैसे इलेक्ट होती है, डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पीपल. राज्यसभा कैसे इलेक्टेड होती है,
लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं, इसको हाउस ऑफ एल्डरली बोलते हैं। और ये राज्यसभा कैसे इलेक्टेड होती है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लोग होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। सो देयर इज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों को स्टेट वाले लोग इलेक्ट करते हैं, तो सिटीजन इलेक्ट एसएलएस एंड एसएलएस इन टर्न इलेक्ट राज्यसभा मेंबर्स। बट व्हाट हैपेंस इन लोकसभा, यू आर डायरेक्टली इलेक्टिंग योर लोकसभा मेंबर. So because the ultimate source of power is people, and because people have directly elected members of Lok Sabha, that is why the power of purse, जिसको हम बोलते हैं सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छी, सबसे बड़ी पावर, फाइनेंस से ज़्यादा लाइवलीहुड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे मनी बिल क्या करता है, पैसे डायरेक्ट करने की बात करता है। तो वो कहाँ से पावर आएगी, सीधा सीधा लोकसभा से। पैसा कहाँ से आ रहा है सरकार के पास, लोगों से ही। पीपल आर पेइंग टैक्स, रूसो का कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बोलता है ना, ये टैक्स प्रोवाइड कर रहा है तो ये राइट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो जब पीपल आर प्रोवाइडिंग टैक्स, तो वो टैक्स तब तक पीपल का सैंक्शन नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। पीपल का सैंक्शन क्लोजेस्ट कहाँ पे मिलेगा आपको, लोकसभा में, है ना। खैर, सो दिस वाज द वे टू स्टडी पॉलिटी, बट कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट दैट द सब्जेक्ट हैज नाउ मूव फ्रॉम कोर स्टैटिक टू conceptual clarity based, right? Perfect. तो थीमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मैंने आई हैव एम्फसाइज्ड इनफ। रिपीटेटिव थीम्स यार बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे हैं, मतलब इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। दैट PYQs इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड लुक एट। इफ़ यू मतलब मनी बिल पे देख लो, 3-4 साल नॉन स्टॉप क्वेश्चन आए हैं। राइट टू प्रिवेसी एक ऐसा टॉपिक है, उस पर मतलब लगातार 2-3 साल आ गया है। मनी बिल तो बता दी, स्पीकर पे आ गया, डेप्यूटी स्पीकर पे आ गया, है ना। अमेंडमेंट्स पे देखो, पार्लियामेंट पे तो आते रहते, जैसे आर्टिकल 368 पे बहुत रिपीट होता है, मनी बिल पे तो अनलिमिटेड रिपीट हो रहा है, ठीक है। और ये ऑफकोर्स पार्लियामेंट, हाउस ऑफ पीपल, एवरीथिंग। एंटी डिफेक्शन लॉ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। तो दीज आर बेसिकली लो हैंगिंग फ्रूट्स दैट वी हैव टू एम फॉर। एंड रिपीटेटिव थीम्स मतलब PYQs सबसे पहले देखने और आगे बढ़ना है। एक इससे पहले कि हम वो चले, मैं एक बार बताता हूँ क्या क्या करना है ना। मतलब एक तरीका क्या होना चाहिए बेसिकली फॉर यू टू स्टडी पॉलिटी, एंड गिवन द लेस दैन 3 मतलब अराउंड 3 मंथ्स दैट आर लेफ्ट, तो अब आपको क्या कर लेना चाहिए। सबसे पहले PYQ देख लो, मैं एक बार से लिख देता हूँ। Before even studying the subject, have a look at PYQ, so you have a well-defined syllabus for your own self. Now read your source. Source क्या होगा, हम आगे इसको डिस्कस कर लेंगे। थर्ड, come back to the PYQs, try to solve them. फोर्थ, प्रैक्टिस एनी सेक्शनल्स, है ना, ये मैंने स्लाइड्स में भी कवर किया है, तो हम उस पर आएंगे। एंड देन फिफ्थ ऑफ कोर्स कंसोलिडेट एंड रिवाइज, तो कीप रिवाइजिंग एंड दिस इज हाउ यू विल बी डन विद योर पॉलिटी। अब सोर्स एलोकेशन देख लेते हैं। जनरल टॉपिक्स अंडर UPSC जितने भी हैं उनको तो लेना ही लेना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट एक आती है आजकल जो क्वेश्चन आ रहा है विच इज़ ऑन पॉलिटिकल थ्योरीज। तो पॉलिटिकल थ्योरीज के लिए क्लास 11th की NCERT है पॉलिटिकल थ्योरीज पे, वो ज़रूर करनी है। बाकी NCERT फॉर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए कौन कौन सी, मतलब इफ़ यू वांट मी टू NCERT, तो अगर आप बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करो, मतलब अब तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बट आई वाज कवरिंग दिस फॉर 2026, बट इफ़ यू स्टिल वांट मी टू लेट यू नो, तो एक क्लास 9th की NCERT आती है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 करके, एक क्लास 10th की NCERT आती है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 करके। अब इसमें क्या है, इफ़ यू हैव जीरो नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट, दीज NCERTs गिव यू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, है ना। तो जैसे वाई डू यू नीड कॉन्स्टिट्यूशन इन द फर्स्ट प्लेस, तो उस NCERT में बहुत अच्छे से समझाया गया। एक वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास की टीचर मॉनिटर क्यों बनाती है, और वो टीचर ने मॉनिटर बनाया और वो मॉनिटर सॉर्ट ऑफ डिक्टेटर निकलता है ना। वो किसी की भी अपनी मर्जी से नाम लिख देता है, किसी को भी फाइन कर देता है। तो ऐसा मॉनिटर नहीं होना चाहिए। वाई? बिकॉज यू गिव द पावर टू अ रैंडम पर्सन एंड दैट रैंडम पर्सन इज नॉट बाउंड बाय एनी रूल ऑफ लॉ। इंडिया में फंडामेंटल रूल ऑफ लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब तक रिटर्न सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होगा तब तक सिस्टम अच्छे से नहीं चल पाएगा। दिस इज सो दीज आर बेसिक एग्जांपल्स दैट डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटी। तो 9th एंड 10th क्लास की वो देख सकते हो, वरना ऑफ कोर्स अगर थोड़ा सा भी आपको पता है तो यू डायरेक्टली मूव ऑन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क क्लास 11th की NCERT, है ना। ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर स्टैंडर्ड बुक्स दैट यू कैन लुक एट। Then there are current affairs magazines. We have also come out with the current affairs or all in one blue book. मतलब ये blue book is exclusive to understand UPSC. तो इसमें क्या है, I will also मतलब why एक तरीका भी बताऊंगा कैसे पढ़ना है और क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँ ब्लू बुक पे, तो आप देखो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, है ना। मतलब वी हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग इन अराउंड 200 पेजेस एज फार एज योर पॉलिटी इज कंसर्न इन दिस ब्लू बुक। बट यहाँ पे मैं अपने मटेरियल की तारीफ करने नहीं आए हैं, मैं बस तरीका बता देता हूँ कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। आप प्रेसिडेंट पूरा अलग पढ़ते हो, गवर्नर पूरा अलग करते हो। प्लीज मेक श्योर दैट इन पॉलिटी देयर आर अ लॉट ऑफ पैरेलल्स। अभी मैं आगे मैड मैनूवर्स की भी बात करूंगा, उसमें हमने सबसे बड़ा ट्रैप यही होता है कि इंटरचेंज, जो जिन भी कॉन्सेप्ट्स की इंटरचेंज की पॉसिबिलिटी होती है UPSC वो हमेशा देता है ना। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर हमेशा पैरेलल रन करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हमेशा पैरेलल रन करेंगे। चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हमेशा पैरेलल रन करेंगे, ये सेंटर के लेवल पे होंगे, ये स्टेट के लेवल पे होंगे। ऐसी प्रेसिडेंट इज एट द सेंट्रल लेवल, गवर्नर इज एट द स्टेट लेवल। ऑलवेज एंड ऑलवेज रीड देम इन पैरेलल।
तो इसलिए एक टेबल बना के जैसे हमने बनाई हुई है, इसको इक्वलेंसी पे आप पढ़ो। जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ एसएलए, इलेक्टेड मेंबर्स ये, बट की जबकि गवर्नर सीधा सीधा अपॉइंट होते हैं, है ना। ये इनके नीचे कुछ होता है क्या, होता है, गवर्नर के नीचे कुछ होता है क्या, नहीं होता। तो अगर हम कंपैरिजन मोड में पढ़ेंगे तो हमेशा याद रहता है, जैसे इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री, इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, राइट। हमेशा हमेशा कंपैरिजन मोड पे पढ़ना है ताकि चीज़ें याद रहें। इनके आर्टिकल्स रूल ऑफ 89 फॉलो हो रहा है क्या, रूल ऑफ 89 क्या है, अगर हम सेंटर में 89 ऐड कर देंगे आर्टिकल में तो हमेशा स्टेट का आर्टिकल आ जाएगा, तो वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। इसलिए हमेशा कंपैरिजन मोड में पढ़ना है। दिस इज ऑल्सो दैट समथिंग दैट वी हैव ट्राइड टू अचीव इन ब्लू बुक, एंड दिस इज ऑल्सो समथिंग, जब मैं आपको बता रहा था कि कैसे तैयारी करनी है, तो पॉलिटी में अब जब आपने एक दो बार पॉलिटी अच्छे से पढ़ ली है, दिस इज द लेवल ऑफ नुआंस्ड रिविजन्स दैट यू शुड बी फोकसिंग एंड। अगर आपने नोट्स बना लिए, अच्छा नोट्स का भी एक बहुत बड़ा वो आता है, तो मैं एक बार उस पर भी डिस्कस कर लेता हूँ, है ना। तो दो तरीके हैं यार, एक तो कि नोट्स बनाने ही बनाने हैं, है ना, और एक कि नोट्स मैं नहीं बनाता हूँ, तो दैट्स कंप्लीटली फाइन। Whosoever is making short notes, very good. Please make it in the comparison table format and keep it short and crisp. If you're not someone who's not making notes, for example, I have personally never made notes for prelims, है ना। प्रीलिम्स के लिए नोट्स नहीं बनाया, जो भी मेरा स्टैंडर्ड सोर्स है, जो भी मेरी बुक है, या फिर जो भी मेरे फाउंडेशन नोट्स थे जो मैंने पहली बार पढ़े थे, उन्हीं को मैं सब्सिक्वेंट हाईलाइट करते रहता हूँ। अब उसका क्या तरीका है, मान लो कलर वन है रेड, रेड कलर से मैंने जब एक दो बार पॉलिटी पढ़ ली, पूरी समझ ली, उसको हाईलाइट करा। अब जब मैं अगली बार पढ़ूंगा तो मैं सिर्फ रेड कलर ही पढ़ूंगा, तो मैंने रेड से वो चीज़ें हाईलाइट करी थी जो मेरे को या तो समझ नहीं आई या बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जो याद नहीं हुई या बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उससे वो हाईलाइट करी थी। अगली बार मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ूंगा और याद करूंगा इनको। अब क्योंकि मेरे को मान लो मैंने यहाँ पे 80% चीज़ें हाईलाइट कर ली थी, अब मैं यहाँ पे 60% करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे को 20% तो याद हो गई होंगी ना सेकंड रिवीजन में। तो मान लो मैंने इसको येलो कलर से कर लिया, थर्ड रीडिंग में मैं सिर्फ येलो वाला पार्ट पढ़ूंगा, अब मैं इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर लूंगा, तो मैं फोर्थ रीडिंग में सिर्फ ग्रीन पढ़ूंगा। ऐसे कल्मिनेट करते करते हम अलग अलग रीडिंग्स में अलग अलग हाईलाइटर से यूज कर लेंगे। तो नोट्स बनाने की एब्सोल्यूट नेसेसिटी नहीं है। इफ यूर समवन हु डज नॉट मेक नोट्स, प्लीज यूज हाईलाइटर्स। इफ यूर समवन हु हैज मेड नोट्स, नथिंग लाइक इट, कीप रिवाइजिंग देम, दीज आर योर शॉर्ट नोट्स फॉर रिविजन, है ना। अब वो जैसे हमने 200 पेज में पूरा पूरा मटेरियल कवर करने की कोशिश की, अगर आप उसको कंडेंस करोगे, तो बुक फॉर्मेट में आता है, डीटीपी स्टेज होती है, तो इतना पेज बनता है, बट नॉट मोर देन 50 पेजेस इज व्हाट यू रिक्वायर फॉर पॉलिटी, राइट। कमिंग बैक, तो मैंने आपको एनसीईआरटीज बता दी, जनरल टॉपिक का वो जो लिबर्टी वगैरह का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है, व्हाट इज लिबर्टी, व्हाट इज लिबर्टी, व्हाट इज फ्रेटर्निटी, व्हाट इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इन इंडिया, आर वी फॉलोइंग इक्वालिटी और आर वी फॉलोइंग इक्विटी, है ना, ये सब। बाकी हमारी एक ब्लू बुक तो है ही, अगर आपको उसको यूज़ करना है, वरना आप ये स्टैंडर्ड बुक्स यूज़ कर सकते हो, प्लस जो भी मार्केट में स्टैंडर्ड बुक चलती है, करंट अफेयर्स मैगजीन्स फॉर रेलिवेंट करंट टॉपिक। अच्छा, यहाँ पे पॉलिटी में करंट, इज इट वेरी इंपॉर्टेंट? द आंसर इज नो। But why do we talk about current affairs? Because excuse me, although you will get a very very static question in polity, but that static can be inspired from the current of the day. For example, अभी आप देखोगे कि बहुत इंपॉर्टेंट एक गवर्नर इशू चल रहा है ना। क्या है वो इशू? गवर्नर की रिजर्वेशन ऑफ बिल से रिलेटेड, इसमें है क्या? सो दिस इज आर पॉलिटी फोकस मैगजीन। फोकस मैगजीन क्या होती है? हम एनुअल करंट अफेयर्स कंपाइलेशन लाते हैं, उसकी पॉलिटी है। अब इसमें मैं आपको फर्क बताना चाहता हूँ, जैसे आप किसी भी और स्टैंडर्ड करंट अफेयर्स मैगजीन पे जाओगे, वहाँ पे वो कोर करंट मिलेगा, अनलिमिटेड चीज़ें मिलेंगी, वो कभी भी नहीं पूछी जाएगी। पूछी उस करंट से इंस्पायर्ड स्टैटिक, मान लो मैं 6 शेड्यूल पे क्लिक करता हूँ, नहीं क्लिक हो रहा है, एक बार पेज नंबर 5 पे चलकर ही देख लेते हैं, है ना। So why I'm telling you this is how you have to study current. Also, this is a free initiative of our Understand UPSC. इसकी मैगजीन आपको हमारे मेन टेलीग्राम चैनल पे तो मिल ही जाएगी। उसके अलावा इफ़ यू वांट लेक्चर्स ऑन दिस मैगजीन, प्लीज़ कमेंट में बताना, वील कम आउट विद लेक्चर्स ऑन पॉलिटी फोकस मैगजीन फ्री ऑन यूट्यूब फॉर यू टू सी। ठीक है, खैर कहाँ गया, हाँ 6 शेड्यूल जैसे है। तो अब हमने आपको एक लाइन में तो बता दिया कि क्यों हम 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं, कि लद्दाख में स्टेटहुड की डिमांड आ रही है, इसलिए 6 मतलब लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंक्लूड करो, उसकी डिमांड आ रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बट उसके नीचे आप देखो, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग इन स्टैटिक ओनली, कि आर्टिकल 244 सब क्लॉज 2 के अंदर 6 शेड्यूल आता है, 4 स्टेट में अप्लाई होता है, सामने मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, उसमें आप ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना सकते हो, उसमें 30 मेंबर होते हैं, 30 में से 4 नॉमिनेटेड होते हैं, बल्कि 26 सिलेक्टेड होते हैं। उनमें से कितने % क्या ट्राइबल होंगे, क्या नहीं होंगे, विलेज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होती हैं, ऑल ऑफ दिस इज नथिंग बट स्टैटिक, राइट। सो ऑल द स्टैटिक दैट यू नीड फॉर 6 शेड्यूल इज रिटन हियर। कुछ भी करंट नहीं है, बस करंट का एक कॉन्टेक्स्ट आपको दे रखा है कि हमने क्यों पढ़ा है, वर्सेस कंपेयर्ड विद एनी अदर let's say standard current affairs magazine, you will find everything current there, कि सोनम वांगचुक कौन थे, उन्होंने क्या किया, क्या लड़ाई चल रही है, ये सब इंपॉर्टेंट है ही नहीं, पूछेगा ही नहीं। पूछेगा तो स्टैटिक ही, वो स्टैटिक करंट से इंस्पायर्ड था, 6 शेड्यूल न्यूज़ में था इसलिए आया। जैसे गवर्नर का मैं पेज नंबर नहीं देख पा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल, है ना, ये गवर्नर्स असेंट टू द बिल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 10, लेट्स हैव अ लुक एट।
गवर्नेंस सिस्टम टू द बिल्स। तो हमने आपको कॉन्टेक्स्ट दिया कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की एक लैंडमार्क जजमेंट आई है असेंट ऑफ द बिल से रिलेटेड। तो उसमें अब उसका स्टैटिक क्या क्या है, मतलब जजमेंट में क्या बताया तो बहुत इंपॉर्टेंट हो ही गया। अब उसका स्टैटिक आर्टिकल 200, आर्टिकल 201, आर्टिकल 102, दिस इज वाई लेडीज एंड जेंटलमैन योर मतलब करंट अफेयर्स बेस्ड स्टैटिक बिकम्स इंपॉर्टेंट, है ना। तो इस तरीके से हमको इसकी तैयारी करनी थी। तो मैंने आपको ये फोकस वाला भी पार्ट बता दिया। आगे चलते हैं। रोड मैप टू स्कोर 100% इन पॉलिटी कुछ भी नहीं है, बहुत बहुत सिंपल है। स्टैटिक को बार बार रिवाइज करना है। रिवीजन के मैंने आपको तरीके भी बता दिए कैसे। कंपैरिजन बेस्ड, तो सबसे पहले आप पीवाईक्यूज देखोगे, पीवाईक्यूज से मूव करके अपना स्टैटिक पढ़ोगे। स्टैटिक को कंपैरिजन मोड में पढ़ना है ना। प्रायोरिटी मोड में पढ़ना है, जो टॉपिक्स आपको अभी हमने डिस्कस करके बताया, ब्रेक डाउन करके बताया कि क्या इंपॉर्टेंट है। थर्ड, यू विल कम बैक टू पीवाईक्यूज, सॉल्व देम अगेन। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि डिफिनिट स्कोप ऑफ सिलेबस क्या है, यहाँ पे आपको समझ में आएगा सॉल्यूशंस कैसे हैं। फोर्थ ऑफ कोर्स रिवाइज है, मतलब एक सेक्शनल टेस्ट देकर देखें आप। सेक्शनल मतलब बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट, 7 से 8 ऑन पॉलिटी। सेक्शनल टेस्ट मतलब टॉपिक वाइज, है ना। एंड देन कम बैक, कंसोलिडेट एंड रिवाइज। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट आता है मैड का, विच इज नथिंग बट एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलपमेंट। इसमें ठीक है। तो थर्ड रिवीजन सेक्शंस तो दो डेली, मतलब जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तब के लिए डेली। एंड ऑफ कोर्स पीवाईक्यू एनालिसिस एंड एप्लीकेशन ऑफ मैड मैनूवर्स। तो व्हाट इज दिस मैड? मैड इज नथिंग बट एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलपमेंट। पॉलिटी स्पेसिफिक मैड की मैं एक दो जगह आपसे बात करना चाहूँगा। तो पॉलिटी में बहुत सारे एरियाज होते हैं कि एग्जामिनर कैसे उसको गलत बनाने की कोशिश कर रहा है ना। एग्जामिनर उसको गलत बनाने की कैसे कोशिश कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी word explicitly, has this been explicitly stated in the constitution, is this word मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आप यूजुअली देखोगे, यूजुअली जैसे पॉलिटिकल पार्टी एक बार मेंशन आया था तो हाँ वो है, वो तब 10 शेड्यूल में है, बट खैर यूजुअली 90% ऑफ द टाइम्स वर्ड एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज रॉन्ग, है ना। जैसे जुडिशियल रिव्यू, हालांकि आर्टिकल 13 से ही जुडिशियल रिव्यू डिराइव होता है, बट क्योंकि वर्ड जुडिशियल रिव्यू नहीं लिखा हुआ था, तो जब यूपीएससी ने पूछा जुडिशियल रिव्यू इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, इट इज नॉट, है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, अब एज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइंड है या नहीं, तो एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, मेंशनड, है ना, स्टेटेड, मेंशनड, डिफाइंड, ये यूजुअली गलत होता है। दिस इज ऑफन अ ट्रैप। सो ऑल ऑफ दीज आर थिंग्स दैट यू हैव टू एनालाइज योर पीवाईक्यूज बेस्ड ऑन। अब वैसे मेरा इस पर एक पूरा लेक्चर भी है। आई हैव कवर्ड अराउंड 15 to 20 मैड मैनूवर्स देयर, फ्री में ही है यूट्यूब पे। पहला लेक्चर ऑफ आई थिंक इट विल बी अ मॉडल लेक्चर फॉर मैड, जब हम मैड सीरीज स्टार्ट करते हैं तो आप वो भी देख सकते हो, मैं उसका लिंक भी अटैच करवा दूंगा। अथॉरिटी स्वैप्स बहुत सिंपल है। प्रेसिडेंट को गवर्नर से स्वैप करना, प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर से करना, प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर से करना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से करना, लोकसभा को राज्यसभा से करना, लोकसभा को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से करना। जितने भी पैरेलल इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर ऑलवेज नॉट ऑलवेज बट यूजुअली इंटरचेंज। अथॉरिटी स्वैप्स हमेशा देखनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्शंस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटी इज ऑल्सो सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शंस इन द सेंस दैट यूजुअली जो एक कॉमन कॉन्सेप्ट होता है उसकी एक्सेप्शन पे क्वेश्चन आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 359, आपको पता है इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाती है ना। अगर किसी भी 358 टॉक्स अबाउट एक्सटर्नल इमरजेंसी, 359 टॉक्स अबाउट बोथ टाइप ऑफ इमरजेंसी, यू कैन सस्पेंड योर फंडामेंटल राइट्स, बट देयर इज अ कैवियट, यू कैन नॉट एवर सस्पेंड 20 एंड 21 आर्टिकल्स, है ना। 32 का मैं समझा चुका हूँ, मैंने जियो साइंटिस्ट वाली एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में भी दिखाया था। अच्छा, जियो साइंटिस्ट के भी क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन करें, वो भी आप देख सकते हो। इट हैज़ अ गुड रिस्पॉन्स। सो मैंने वहाँ पे समझाया था कि आर्टिकल 32 डज नॉट सस्पेंड इन द सेंस कि आप जो उस दौरान जब इमरजेंसी चल रही है तब तो 32 के अंदर कोर्ट नहीं जा सकते, बट इमरजेंसी में जो भी कुछ हुआ, इमरजेंसी खत्म होने के बाद 32 के अंदर उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए भी कोर्ट में जा सकते हो। सो इट इज ओनली सस्पेंडेड, नॉट मतलब इट इज ओनली नॉट इन्फोर्स्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। बट 20 एंड 21 तो आप कभी भी वायलेट नहीं कर सकते, इवन वाइल द इमरजेंसी इज गोइंग ऑन। तो ये एक एक्सेप्शन है। तो ऐसी एक्सेप्शन ही पूछी जाती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग बताते हैं, ईयर्स ऑफ एक्ट इज नॉट जनरली मेंशन्ड इनकरेक्टली। मतलब ईयर ऑफ एक्ट को गलत नहीं करता है वो जानबूझ के। मतलब अगर कोई पुराना एक्ट है तो सही है, मतलब ईयर नहीं गलत हो सकता है, एक्ट गलत कर दे, है ना। कि इंडियन एविडेंस, मतलब भारतीय न्याय नागरिक न्याय संहिता में आता है, इंडियन एविडेंस में आता है या सीआरपीसी में आता है ना, वो कर सकता है, बट उसका ईयर गलत नहीं देगा। तो ये स्टेट पीसीएस वाली ट्रिवियल चीज़ें नहीं करता है। सो ऑल ऑफ दीज आर मैड फॉर पॉलिटी। और बहुत सारी चीज़ें हैं मैड फॉर पॉलिटी में, मैंने आपको बताया भी रखा है और हमने डिस्कस भी कर रखी हैं। और मतलब जो एक्सट्रीम, जो जनरल मैड है, जनरल एमसी कैपिटल डेवलपमेंट है, वो तो है ही कि एक्सट्रीम वर्ड जहाँ पे भी आ जाएगा वहाँ पे हमको केयरफुल रहना, ऑल ऑफ दैट। बट अगेन पॉलिटी बिकॉज इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शंस, तो वहाँ पे एक्सट्रीम वाला कम हो जाता है। ऑल ऑफ दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रायोरिटाइजेशन ऑफ मैड दैट वी ऑलरेडी मतलब डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स। So I hope that these are some of the points that should be kept in mind while solving polity questions. You need constant revisions, PYQ analysis, not just कि क्या आंसर है, आंसर क्यों है, आंसर नहीं आता तो मैं कैसे पहुंचता, और इसमें क्या मैड मनूवर मेरे को सीखने को मिल रहा है, राइट।
बहुत मतलब अब मैंने आपको बताया फंडामेंटलाइज डीपीएसपी और भी बहुत तरीके हैं, मतलब विल कीप ऑन डिस्कसिंग देम विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल, व्हाई पॉलिटी इज अ कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट और नॉट अ रट्टिफिकेशन. अब बहुत सारे लोग रटते हैं कि भाई फाइनेंस कमीशन के मेंबर को मैं रीअपॉइंट कर सकता हूँ क्या मैं यूपीएससी के चेयरमैन को रीअपॉइंट कर सकता हूँ क्या मैं कैग को रीअपॉइंट कर सकता हूँ. रटा ही है ना आज तक, पर इसमें रटने का कुछ है ही नहीं. सिंपल सी बात यह है, रीअपॉइंटमेंट तभी अलाउड नहीं होगा जब मेरे को उसकी इंडिपेंडेंस इंश्योर करनी है, जब मुझे सरकार के तहत उसको नहीं लाना है. तो कैग की मेरे को इंडिपेंडेंस इंश्योर करनी है क्या? कैग इज समबडी हु ऑडिट्स द फाइनेंसेस, जो पर्स को ऑडिट कर रहा है, पैसों को ऑडिट कर रहा है. तो ऑफ कोर्स मेरे को यहाँ पे इंडिपेंडेंस हाईएस्ट लेवल की चाहिए. अगर मुझे इंडिपेंडेंस हाईएस्ट लेवल की चाहिए तो मैं रीअपॉइंटमेंट नहीं अलाउ करूंगा. क्यों? क्योंकि अगर मैंने रीअपॉइंटमेंट अलाउ कर दी तो कौन रीअपॉइंट करता है? सरकार. सरकार किसको रीअपॉइंट करेगी? जो सरकार का फेवरेट होगा. सरकार का फेवरेट कैसे बनेगा? जब आप सरकार के लिए फेवर करोगे. बट कैग आपको तो इंडिपेंडेंट रखना है, सो दे कैन नॉट बी फेवर्ड, है ना. दे कैन नॉट बी फेवर्ड बाय द गवर्नमेंट. इफ दे कैन नॉट बी फेवर्ड, यू शुड नॉट हैव रीअपॉइंटमेंट. अगर रीअपॉइंटमेंट ही नहीं होगी तो सरकार के पास कोई रीजन ही नहीं होगा फेवर करने का. अगर सरकार के पास फेवर करने का रीजन ही नहीं होगा तो कैग साहब भी सरकार को फेवर नहीं करेंगे. सेम इज विद यूपीएससी. इट्स द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्रूटमेंट मेकिंग बॉडी. यू डू नॉट नीड रीअपॉइंटमेंट. वाई? बिकॉज यू नीड इंडिपेंडेंस. बट फाइनेंस कमीशन में ऐसा कुछ है क्या? आप रीअपॉइंट कर लो. यहाँ पे तो हमको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट चाहिए. यहाँ पे सरकार की फेवर ना फेवर करना कुछ है ही नहीं, क्योंकि दोनों ही सरकार है, स्टेट भी और सेंटर भी, है ना. तो ये ऐसे कॉन्सेप्चुअल तरीके से हमको चीज़ों को पढ़कर चलना है, ना कि रट के. ठीक है. तो यार आई थिंक this much, if you try to incorporate, you will be in a far better position. I have enough emphasized on the importance of PYQs as well. And with this, I come to an end for today's polity strategy as far as prelims for 2026 is concerned. If you need anything else, please let me know. एक दो चीज़ें हैं, अगर आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे चाहिए तो आप मेरे को बताएंगे कमेंट्स में. PDF भी और लेक्चर भी. बाकी फोकस के ऊपर लेक्चर चाहिए तो वो भी बताएंगे. बाकी फोकस हमारी अपलोडेड है मेन टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा. एंड येस, विद दिस वी कम टू एन एंड of today's discussion. Thank you so much for joining in. All the very best. May you be the best scorer in polity. See you around. Take care. Bye bye.